इस वक्त हम हैं पनार में और आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर घाटी है और बहुत अच्छा बुग्याल है। लेकिन जो भी यहाँ आए उन सभी से एक प्रार्थना है कि यहाँ पर प्लास्टिक और बिस्किट और टॉफ़ी और इनके जैसे रैपर्स होते हैं, कृपया उनको इधर उधर ना फेंका करें। इससे इस जगह की सुंदरता को बहुत नुकसान पहुँचता है और प्रार्थना है हमारी आपसे। बाकी आप स्वयं में समझदार हैं तो निर्णय लेना जानते हैं। धन्यवाद। जो कि सक्गर से बिल्कुल पास है, जहाँ से कि हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। और ये हमारे साथी लोग हैं, डॉक्टर मुकेश रावत, डॉक्टर अशोक पाठक, डॉक्टर अर्जुन नेगी और डॉक्टर कुलदीप जोशी। सक्गर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात पहला प्रतीक्षालय या पहला पड़ाव इसे कह सकते हैं। आप भी हमारी तरह बरसात के मौसम में इस यात्रा को करने का विचार बना रहे हैं तो नमक की थैली अवश्य रखें, क्योंकि इस स्थान से ऊपर पनार तक पूरा जंगल है और जंगल के बीच में जोंक की मात्रा काफी अधिक है, तो इसलिए नमक की पुड़िया अपने पास अवश्य रखें इस स्थान के पश्चात। सक्गर से 2.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, से आगे बढ़ रहे हैं और लगभग जंगल घने से घना होता जा रहा है और गांव पीछे छूट रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउन को है, ऐसा भी नहीं है कि पूरे चढ़ाई है, जैसा कि आप लोग सुने होंगे। घने जंगल के बीच पगडंडी का मार्ग है और दोनों ही तरफ घना सा जंगल है और बड़ी मधुर मधुर आवाजें यहाँ पक्षियाँ करती है और कर रही हैं और बड़ा सही शांत वातावरण अपनी ओर मोहित कर रहा है। नज़ारा देख सकते हैं आप, नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ फॉग छाई हुई है। अगर आप गर्मी को सहन कर सकते हैं और चारों तरफ के बेहतरीन नज़ारे को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम जून 20 तारीख से पूर्व और सितंबर माह में इस यात्रा को करना उचित रहेगा, वरना बरसात के महीने में यहाँ मौसम क्लियर आपको मिले यह बहुत कम संभावनाएं हैं। बुग्याल पे हम पहुँच चुके हैं, बड़ा ही रमणीक स्थल है ये भी पुंग बुग्याल। ये पाठक जी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है। लगभग सक्गर से 3 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और आप देख सकते हैं कितना रमणीक स्थल है। आप आराम से यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं, आराम से यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गौशालाएं हैं। यह स्थान सक्गर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात आता है और यहाँ पे रहने की पूरी उचित व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त टॉयलेट की भी उचित व्यवस्था है। इसके पश्चात किसी भी स्थान पर रुद्रनाथ से पूर्व आपको टॉयलेट की उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी। एक बार सभी लोगों से अनुरोध है कि हाथ खड़े करके गोद में ही बोलो रुद्रनाथ बाबा की करना होगा। हाँ, रुद्रनाथ में ऐसी व्यवस्था आपको मिल सकती है। चलो लाइन पे लग जाओ सारे, यहाँ पे पीछे से एक बार खिंचवा दो यार। वो भी ले लगभग 8:30 बजे हमने सक्गर से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और अभी 11 बज चुके हैं। लगभग 2.5 घंटों में हम 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर पाए हैं और इसके पश्चात अब हम अपने अगले पड़ाव मुल्या खर्क की ओर जा रहे हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियोस को देखें, आप देख सकते हैं कि यह है डॉक्टर अर्जुन। सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है और ये तुम यहीं रहो यार, तुम क्या बकी यार तुम्हारी यार पुंग से आगे ना निकल रहे यार। लड़की की तरह हरकत तुम कर रहे हो, क्या आंसर हो गए। और ये है निस्तियों में निस्ती डॉक्टर अशोक पाठक। पुंग बुग्याल को क्रॉस करने के पश्चात जंगल और अधिक घना हो चुका है और घना जंगल होने की वजह से इस स्थान पर धूप उतनी अधिक नहीं पड़ रही है और पुंग के पश्चात लगभग
आधे घंटे हमें चलते चलते हो चुका है और अभी भी हम अपने अगले पड़ाव मुल्या खर्क से लगभग 2 घंटे की दूरी अभी हमें और तय करनी होगी अपने अगले पड़ाव मुल्या खर्क पर पहुंचने के लिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इन जंगलों के मध्य जोंक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपके शरीर पर बैठ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए अगर आप बरसात के मौसम में इस यात्रा को कर रहे हैं तो नमक की पुड़िया अपने पास अवश्य रखें और जब भी जोंक आपके शरीर पर चिपक जाए तो उसके ऊपर नमक का थोड़ा सा छिड़काव कर ले या चलने से पूर्व ही अपने जूतों के चारों ओर नमक का छिड़काव करके रखें। अपने जूतों के भीतर भी नमक का छिड़काव करके रखें, तो इससे आपके शरीर में जोंक के बैठने की संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। और फिर भी आपके शरीर पर जोंक बैठ जाती है तो आप नमक का छिड़काव अवश्य कर लें और लगभग हर 5 मिनट 7 मिनट पश्चात अपने पैरों को घुटनों को चेक करते रहें कि आपके ऊपर जोंक बैठी तो नहीं है। और यहाँ से पेड़ जंगल थोड़ा सा हट चुका है और इस समय काफ़ी धूप पड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि साथी बड़े थक चुके हैं क्योंकि हमारे पास लगभग 10-10 केजी हर किसी व्यक्ति के पीठ में है और हर व्यक्ति और काफी थक चुका है। ये पाठक जी का जोश। और इस बीच पाठक जी ने अपने जोश को बढ़ाया। तुषार जी भी मेरे ख्याल से पाठक जी को देखते हुए जोश के साथ आएंगे। हम एवरग्रीन न्यूट्रल। इन पगडंडियों पर पत्थर काफ़ी बिखरे हुए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि जब आप नीचे उतर रहे हो तो इन पत्थरों पर बड़े ध्यान से पाँव रखें क्योंकि नीचे उतरते वक्त पाँव काफ़ी थक चुके होते हैं और पाँव मुड़ने की काफ़ी अधिक संभावनाएं होती है। फ़िलहाल हम अभी ऊपर की ओर ही बढ़ रहे हैं और मेरा ख्याल है लगभग 1 घंटे में हम मुल्या खर्क को पहुंच जाएंगे। हमारे साथ जो साथी चल रहे हैं उनमें से 5 साथी पहली बार इस यात्रा को कर रहे हैं, जबकि एक साथी पहले भी इस यात्रा को कर चुके हैं और मेरा ये 5वीं बार इस यात्रा को मैं कर रहा हूँ। सन 2014 से इस यात्रा की शुरुआत मैंने की थी और ये यात्रा अभी 2020 की है और इसमें वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में मैं यात्रा को नहीं कर पाया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014, 15, 17, 18 और वर्ष 2020 तो सौभाग्य है कि मैं 5वीं बार इस यात्रा को कर रहा हूँ। मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका मतलब बड़े उम्मीद आनंद है कि हर वर्ष इस यात्रा को कर सकूं। सबसे छोटे मात्र 19 साल की उम्र में। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और काफ़ी तकलीफ भी चलने में हो रही है। और ये आप देख सकते हैं, प्रकृति का आनंद लीजिए। ये वो सग्गर गांव दिखाई दे रहा है जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी और अब काफ़ी दूर होता जा रहा है हमसे। लगभग 7-8 किलोमीटर हम चल चुके हैं और हम अब अपने अगले पड़ाव मुल्या खर्क पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह स्थान भी काफ़ी सुंदर है और रहने की यहाँ पे उचित व्यवस्था है, किंतु इस स्थान पर भी जोंकों की काफ़ी अधिक संख्या है। तो इस स्थान तक भी आपसे अनुरोध है कि आप जोंक से अपना बचाव अवश्य करते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकने की समस्त व्यवस्थाएं हैं। मेरा ख्याल है 20 से 25 लोग यहाँ आराम से रुक सकते हैं।
ये देख सकते हैं आप, काफी अच्छी व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना बन रहा है, मैगी बन रही है, आप देख सकते हैं। और ये रहने की व्यवस्था है, एक इधर है और आगे भी है इसी प्रकार से। लगभग आधा घंटा विश्राम करने के पश्चात अब हम अपने अगले पड़ाव ड्यूटी के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। और हरियाली आप देख सकते हैं कि ऐसी गहरी है जैसा कि हम अपनी पिक्चर्स में रंग को भरते हैं, उससे ज़्यादा गहरे रंग की हरियाली आपको यहाँ दिख रही है। और यहाँ से अब हम अपने अगले पड़ाव ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी लंबा पैच को हमने कवर किया। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये ल्यूटी है। इस ल्यूटी से नीचे जहां हम खर्क में रुके हुए थे, उस खर्क से इतना ही ल्यूटी है। और ल्यूटी से आप ये देख सकते हैं, ये रास्ता है इधर से होते हुए और इसके पीछे से, और यहाँ होते हुए हम यहाँ पहुँचे। और अभी हमको यहाँ जाना है, इधर से होते हुए है मार्ग, इधर से जाते हुए सीधा मार्ग ऊपर दिखाई दे रहा है। और आप देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य अगर आपको देखना है तो जो प्राकृतिक सौंदर्य आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा नज़ारा नहीं दिख रहा है। आप आगे बढ़ते रहिए वीडियो पे, आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे हम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दूसरे दिन मौसम साफ रहेगा तो बहुत अच्छा पैच हम लेंगे। आप ये देखिए, ये नीचे सग्गर गांव दिख रहा है, बिल्कुल नीचे जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी। और वो देखिए सामने पल्ली पार कर्णप्रयाग मार्ग भी नज़र आ रहा है अलकनंदा के बगल पर। ये देखिए क्या नज़ारा है। जूम करने हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं और यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे साथी नीचे ड्यूटी से अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये दो साथी हमारे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी थकावट भरा रास्ता है। और यहाँ से लगभग जो ये ल्यूटी है, ये चौथा पड़ाव है। और इसके पश्चात जो पांचवा पड़ाव आता है पनार, वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम उस स्थान पर पहुँच जाएंगे। ये देख सकते हैं आप जो, और इस प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक सुंदर बनाती ये पहाड़ी भेड़ें आप देख सकते हैं किस प्रकार चरवाहे यहाँ पर अपनी भेड़ों को चरवा रहे हैं। भाई कुत्ता देख रहा तुमको, ये मत करो। चरवाहे बता रहे हैं कि इनकी संख्या लगभग 600 से अधिक है। और ये पहाड़ी भेड़ें हैं। और देख सकते हैं आप कि कितने अधिक झुंड में ये भेड़ें हैं। और ये ब्लैक कलर और वाइट कलर में है। ब्लैक कलर की भेड़ों का पहाड़ों में काफ़ी अधिक प्रचलन है, क्योंकि ऐसे पहाड़ी स्थानों पर जब लोग घूमने आते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में वे शोरगुल करते हैं, तो ऐसा मानना है कि इन पहाड़ियों की जो रक्षक होती है, जो वन देवियाँ होती है, वो उन मनुष्यों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। और जिस कारण मनुष्यों को वो अपने नियंत्रण में कर लेती है, तो व्यक्ति को उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए इन काली भेड़ों का ही बलि देनी होती है। तो इन काली भेड़ों का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान वन देवियों से व्यक्ति को छुड़ाने में है। भले ही ये मजाक सा लग रहा हो आपको, पर पहाड़ में ये बहुत अधिक है। और ऐसा कहीं बार मैंने सुना है
कि व्यक्ति एक बार अगर पहाड़ी स्थानों पर जाकर मतलब जो नियम्स होते हैं इन पहाड़ों में रहने के, इन पहाड़ों में चलने के, उन नियम्स को फॉलो नहीं करता है तो उन्हें दोबारा एक बकरा लेकर पुनः इन स्थानों पर आना पड़ता है और अपने को मुक्त करना होता है। पनार पहुँचे हम लोग। ये देखिए पनार बुग्याल, बेहतरीन तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी। और इस यात्रा का छठा पड़ाव इस स्थान को कहा जा सकता है पनार, जहाँ पर की रहने की उचित व्यवस्थाएं हैं और क्योंकि बादल छाए हुए हैं चारों तरफ इसलिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन नज़ारा नहीं दिख रहा है। अगर बादल ना होते तो यहाँ का बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलता। आप देख सकते हैं कि हमारे साथी साथ के साथ जो कूड़ा किया हुआ है यात्रीगणों ने, उस कूड़े को भी एकत्रित कर रहे हैं ताकि उसे जाते वक्त वापस ले जाया जा सके। कोई चढ़ाई नहीं है, अब सीधा ये है पनार बहुत बुग्याल। अच्छी पहल हमारे मजा आ गया। साथियों द्वारा की जा रही है और हर स्थान पर वो ऐसा करते सौंदर्य हैं का लुत्फ अगर आप उठाना और चाहते हमने हैं भी उनके साथ तो इस स्थान पर जरूर आइए। इन चीज़ों को सीखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। गंदा ना कर। इन पहाड़ी और स्थानों पर आपसे जो भी अनुरोध है यात्री कि अगर आप आए, जब भी आए आपसे अनुरोध है इस स्थान पर कि प्लास्टिक पहले का तो कूड़ा आप कबाड़ करकट ना करें और दूसरा इससे- कार्य जो व्यक्ति कबाड़ क्योंकि यह बहुत किए हुए सेंसिटिव हैं एरिया होता है उस कबाड़ को आप और इसको बड़ा एक नुकसान उन थैला प्लास्टिक के लेकर कचरे से होता है। साफ करने की कोशिश करें। इससे ही हम अपने इस पर्यावरण को, जो कि काफ़ी सेंसिटिव पर्यावरण है, इसको बचाव कर सकते हैं। तो मेरा अपने श्रोताओं से अनुरोध है कि आप इस स्थान पर कचरा ना करें और किए हुए कचरे को अवश्य अपने साथ वापस ले जाने का प्रयास करें। और ये आप देख सकते हैं ये पनार है। चलो बड़ो। यहाँ पर रहने की उचित व्यवस्थाएं हैं और अब हम यहाँ से आगे चलो बढ़ेंगे तुषार भाई आगे बढ़ो। और अपने नेक्स्ट पड़ाव पितृधार, जहाँ की हम आज रात्रि का विश्राम करने वाले हैं। लगभग 6 बजे हम यहाँ से चल रहे हैं। तुषार भाई आगे बढ़ो तब मेरा वहाँ पे अनुमान करना है कि जो हम करना है। 2 से ढाई घंटे में अपने अगले पड़ाव पितृधार पर पहुँच जाएंगे। पर देखिए साथियों का दम कितना बचा हुआ है और किस प्रकार वो चलते हैं। तो 2 से ढाई घंटे में विश्वास है हमें हम पहुंच जाएंगे, किंतु अधिक समय भी लग सकता है क्योंकि अंधेरा होने को है, 6 बज चुके हैं। पनार के पश्चात चढ़ाई काफ़ी कम हो जाती है और हल्की चढ़ाई 20 डिग्री के एंगल पर मान सकते हैं, 20 से 30 डिग्री के एंगल पर ही चढ़ाई है। हाँ, कुछ स्थानों पर थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, वरना पनार के पश्चात रास्ता बहुत ही सीधा है। पनार के पश्चात आप आराम से बिना थके यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बेहतरीन नज़ारा प्रकृति का हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही आगे बढ़ते हुए आप रास्ते को देख सकते हैं, बड़ा ही आसान रास्ता पनार के पश्चात है। जिस प्रकार आप सुबह देख रहे थे कि काफ़ी चढ़ाई भरा रास्ता और काफ़ी थके हुए हम लग रहे थे, किंतु इस समय काफ़ी तेज़ गति से हमारे सभी साथी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है पनार के पश्चात हम आधा घंटा हमें चलते हुए हो चुका है और पितृधार अब हमारा अगला पड़ाव है, जहाँ के लिए कि साथी अपने तेज कदमों को बढ़ा रहे हैं। और इन स्थानों पर आपको जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है वो मोनाल पक्षी आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक अगर आप चलते हैं तभी आपको इन स्थानों पर रहने वाले जानवरों के दर्शन हो सकते हैं। और अगर आप शोरगुल या मोबाइल का या स्पीकर का शोरगुल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको पक्षी या अन्य जो जानवर इन स्थानों पर रहते हैं वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपके शोरगुल से वो इधर उधर छिप जाते हैं या भाग जाते हैं। तो जो साथी पक्षी प्रेमी या जानवर प्रेमी हैं और या फिर आनंद लेना चाहते हैं इन स्थानों पर पक्षियों को देखने का, जानवरों को देखने का, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि वो बड़ी शांति के साथ इन यात्राओं को करें। तो आपको बहुत सारे जानवर
बहुत सारे पक्षी, विशेषतः हिरन, जिसे कि स्थानीय भाषा में ग्वेड़ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य पक्षी मोनाल, इसके अलावा जंगली भेड़ें, जिन्हें कि स्थानीय भाषा में थार कहा जाता है। ये जानवर आपको यहाँ बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। 7:30 बज चुके हैं और हम पितृधार के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं और अभी हमको लगभग 2 किलोमीटर का पैच और चलना है। यह वह स्थान है कि जहाँ कल रात हम रुके थे, जिसे पितृधार कहते हैं, किंतु कल रात हो चुकी थी, इसलिए इसका वीडियो लेना संभव नहीं था। इस समय इसका मैं वीडियो ले रहा हूँ। यहाँ पर भी ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर ही हमने अपना टेंट लगाया था और रात्रि को हमने यहाँ पर विश्राम किया था। ये है पितृधार, जहाँ की व्यक्ति अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और इस स्थान पर जब आप आएँ तो पूजा अर्चना करके ही आगे बढ़े, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है, ताकि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। ये मार्ग है और रुद्रनाथ मंदिर से पहले अंतिम पड़ाव पंचगंगा इस स्थान को कहते हैं और यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले दिन हम यहाँ से पीछे जो स्थान पर रुके हुए थे उसका नाम क्या है? पितृधार पर हम रुके हुए थे। वहाँ से लगभग 20 मिनट का रास्ता हम कवर कर चुके हैं सुबह से और मेरा ख्याल आधा घंटे का रास्ता अभी शेष बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस मार्ग से होते हुए हमको जाना है। ये बिल्कुल मार्ग दिखाई दे रहा है। फोटो खींच दी। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम मंदिर पर पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि मंदिर से 300 से 400 मीटर पूर्व का रास्ता मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा शानदार रास्ता यहाँ बनाया हुआ है। दोनों तरफ बेहतरीन हरी घास और मध्य में पगडंडी भरा मार्ग, और मुझे यहाँ से जो मंदिर में आरती हो रही है उसकी घंटियाँ सुनाई दे रही है। और सुबह के 8 बजे यहाँ पर आरती बेसिकली होती है और रात्रि के 8 बजे आरती होती है। 2 समय पे ही आरतियाँ होती हैं। तो आप अपने समय अनुसार या तो सुबह के 8 बजे से पूर्व यहाँ पर पहुँच जाएं अगर आप आरती में भाग लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप रात्रि की आरती में भाग लेना चाहते हैं तो आप रात्रि के 8 बजे से पूर्व इन स्थानों पर पहुँच जाएं। तभी आप आरती को सुन सकते हैं, आरती में भाग ले सकते हैं, वरना आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन ही करने को मिलेंगे। और आरती का अपना एक अलग महत्व होता है। जब आप 18 से 19 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं और उसके पश्चात अगर आप आरती में ना पहुँचें या आरती में भाग न लें तो मेरा ख्याल है बड़ा दुख आपको होगा। तो इसलिए मैंने आपको समय बता दिया है कि आप रात्रि के 8 बजे से पूर्व अगर रात्रि की आरती में भाग लेना चाहते हैं तो रात्रि को विश्राम करें या रात्रि को 6-7 बजे से पूर्व यहाँ पहुँच जाएं, ताकि आप रात्रि की आरती में भाग ले सकें। और दूसरे दिन सुबह 8 बजे की रात्रि का भी आप लुत्फ़ ले सकते हैं और उसके पश्चात 2-2 आरतियों में भाग लेकर अपने वापसी की यात्रा का शुरू कर सकते हैं। बहरहाल मैं मंदिर के बिल्कुल सामने के प्रांगण में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर कुछ जो ये साइड्स में गौशाला नुमा घर दिख रहे हैं, ये मंदिर समिति के हैं। यहाँ रहने के स्थान उचित मात्रा में हैं, कम से कम 200-250 लोग यहाँ रह सकते हैं। और अब आप देखिए ठीक सामने पहले भोग मंडी और तत्पश्चात बाबा रुद्रनाथ जी का मंदिर
ये जितने भी स्थान साइड में मैं कवर नहीं कर पाया इन्हें, अभी आपको दिखा दूंगा। ये सारे के सारे मंदिर समिति के हैं और यहाँ पर यात्रियों के रहने की उचित व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जूते चप्पल उतार कर आप यहाँ से आगे जूते चप्पल नहीं ले जाते हैं। और ये सामने देखिए बाबा रुद्रनाथ का मंदिर, लिखा भी हुआ है स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। और आप देख सकते हैं कि लगभग 40 से 45 लोगों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है। और क्योंकि इस समय कोरोना के भय से लगभग उत्तराखंड के सभी धाम, ये भोग मंडी, सभी धाम बंद हैं या फिर जहाँ खुले भी हैं वहाँ रहने की उचित व्यवस्थाएं नहीं है। लोग क्योंकि समय के पश्चात मंदिरों के कपाट खुलने के कारण वहाँ नहीं गए हैं, क्योंकि बरसात के पश्चात यात्रियों का आना कम हो जाता है। इसलिए रुद्रनाथ की यात्रा इस बार अपने चरम पर है। और यहाँ के पुजारी जी का कहना है कि लगभग 200 से 250 व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने अपनी जब यात्रा प्रारंभ की थी तो उस समय गोपेश्वर, जहाँ से कि हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय उस स्थान पर काफ़ी अधिक और काफ़ी भारी वर्षा हो रही थी। इसलिए हो सकता है काफ़ी लोगों ने यात्रा का विचार अपने मन से त्याग दिया हो, इसलिए काफ़ी कम भीड़ आज के दिन यहाँ है। और मेरा अनुमान है कि अगले दिन पुनः भीड़ होगी। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कतार हाँ, पर एक साथ चल बड़ी जाएंगे। शांतिपूर्वक व्यक्ति खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए पूजा। अंदर बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए। और एक बार बाबा रुद्रनाथ जी के जयकारे के साथ आप देख सकते हैं यह बाबा रुद्रनाथ का मंदिर और इसके चारों ओर सुंदरता अपना रंग बिखेर रही है। ये रुद्रनाथ जी से नीचे की ओर का नज़ारा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा। क्योंकि आज चारों ओर बादल छाए हुए हैं, इसलिए काफ़ी बेहतरीन नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बादल ना होते तो यहाँ की छटाएं जो है वो अलग ही रंग बिखेर रही होती। जो ग्रीनिश कलर आपको दिख रहा है वो और ज़्यादा डार्क ग्रीन होता। ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे मंदिर समिति के रहने के स्थान हैं। यहाँ आप आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं। आपके पास आपको रहने के लिए एक कंबल मिल जाती है, कुछ वस्त्र आपको अपने भी लाने होते हैं। और क्योंकि काफ़ी भीड़ अगर हो तो सभी के लिए इन स्थानों पे रुक पाना संभव नहीं होता। ये भोग मंडी है जहाँ की भगवान रुद्रनाथ जी के लिए भोग प्रसाद तैयार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लकड़ी के रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, किंतु इस बार शायद ग्लेशियर आया है और वह टूट गया है। क्योंकि पिछले वर्ष जब मैं इस यात्रा पर आया था 2018 में, तो उस समय ये देखिए पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। उस समय ये बिल्कुल सही सलामत था। और आप देख सकते हैं कि फॉग अभी और अधिक मात्रा में बढ़ गई है। यहाँ के मौसम की एक खासियत होती है कि हर 2 मिनट में मौसम अपना रंग बदल देता है। अभी आप देख रहे थे कि बादल नहीं छाए हुए थे, किंतु इस समय काफ़ी घने बादल छा चुके हैं। मंदिर भी आप देख रहे होंगे साफ क्लियर नहीं दिख पा रहा है। ये मंदिर के ऊपर से ये वन देवी का मंदिर है। यहाँ भी पूजा अर्चना अवश्य करिए जब भी आप आएँ, क्योंकि इन स्थानों की रक्षा वन देवी देवता ही करते हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे मंदिरों के समूह भी यहाँ पर बनाए हुए हैं और इस स्थान पर प्रवेश वर्जित है। आप देखिए पांडवकालीन ये मंदिर है। ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। देखो यहाँ देखो इस जगह की हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप पुनः देख सकते हैं कि भगवान इसी के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। रुद्रनाथ जी का यह मंदिर कितना सुंदर है, पांडवों ने बनाए की तरफ जा रहे कितना हैं। भव्य है। रुद्रनाथ मंदिर के पीछे ही एक छोटा सा कुंड है
जिसे सरस्वती कुंड कहते हैं। इसका ये मार्ग है मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर। रुद्रनाथ मंदिर तक तो काफ़ी लोग आते हैं, किंतु जानकारी न होने के कारण ये पीछे जो सरस्वती कुंड है वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो पीछे ही सरस्वती कुंड है जो कि विद्या की देवी मानी जाती है। तो उस कुंड में स्नान करने मात्र से आपकी बल बुद्धि काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, ऐसा मान्यता है। और आप देख सकते हैं कि सरस्वती कुंड का काफ़ी संकरा रास्ता है। और ये देखिए, ये है सरस्वती कुंड और इसके ऊपर नंदी कुंड और काफ़ी अन्य रमणीक स्थान है जहाँ तक भी यात्री यात्रा के लिए जाते हैं। किंतु हम अपनी व्यवस्थाएं इतनी ही करके लाए हैं कि हम इसी स्थान से वापसी की ओर चलेंगे। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन नज़ारा है सरस्वती कुंड का। इसके चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। और हल्की सी बारिश भी इस समय हो रही है। और ये सरस्वती माता जी का मंदिर है इसके बगल पर ही। और यहाँ पर यह सरस्वती माता का मंदिर है, छोटा सा मंदिर। भाई जल्दी ले ले फोटो, भीग जाएगा तेरा फोन। बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करने के पश्चात अब हम वापसी की ओर निकल रहे हैं। लगभग 11 बज चुके हैं और हमने अपनी वापसी की यात्रा को प्रारंभ किया है। आप देख सकते हैं कितना मधुर स्थान, कितना प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ दिख रहा है। और हम अब नीचे पे जाके थोड़ा नाश्ता करेंगे और उसके पश्चात अपनी यात्रा को लगभग 11:30 बजे यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। और आप देख सकते हैं चारों ओर प्राकृतिक हरियाली आपको देखने को मिल रही है। और अगर बादल न छाए होते तो चारों ओर बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती, किंतु बादल छाए हुए हैं इसलिए पहाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं क्योंकि चारों ओर फॉग है। और अब इनारत कुंड से वापसी की ओर हम आ रहे हैं। चलिए बोल भगवान श्री रुद्रनाथ की जय। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। यार मैं नहीं आया। चार्जर हटा रहा, कभी लगा रहा हूँ, नीचे हो जाएगी ना।
बहुत सारी तो हम सो गए कुर्सी में नींद से ही तो हो रहा है अभी एग्जॉस्ट हो रहा है नींद की कमी से। जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे साथी यहाँ से कूड़े को भी उठाकर वापस ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके हाथों पर 2 थैलियाँ हैं और ये कूड़े को यहाँ से वापस उठाकर ले जा रहे हैं सफाई के मद्देनज़र। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप भी जब आएँ तो यहाँ से जो गंदगी है, जो गंदगी लोगों ने की हुई है, उसे उठाकर ले जाएं, ताकि इसकी जो सेंसिटिविटी है इस क्षेत्र की, उस क्षेत्र को एक तो सुंदर रखा जा सके और इसके कूड़े से जो इसके दुष्प्रभाव हो, उन दुष्प्रभावों से इस क्षेत्र को बचाया जा सके। तो ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है, ऐसी मेरी आपसे आकांक्षाएं हैं कि आप जब भी इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र के सेंसिटिविटी, इस क्षेत्र के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए यहाँ जितना भी कबाड़ है उसे अपने साथ ले जाते रहेंगे। ऐसा मेरा अनुरोध आप लोगों से है। और जो ये स्थान है इसे देव दर्शनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अंतिम छोर है जहाँ से कि बाबा रुद्रनाथ के दर्शन होते हैं और काफ़ी अच्छा सा बुग्याल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पीले, नीले, सफ़ेद, सभी कलर्स के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। कैमरे में मिल जाएगा ना, कैद कर पाना इतना सरल नहीं है इन्हें। और आप देख सकते हैं चारों ओर क्या बेहतरीन नज़ारा है और दूर आगे सामने और देखिए सामने हैं भगवान रुद्रनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से भी। और यहाँ पर हम थोड़ा आराम करेंगे अब और तत्पश्चात हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और ये पितृधार से पूर्व का मार्ग है। कल रात इस स्थान पर हमें अंधेरा हो गया था, इसलिए यहाँ के हम वीडियोज़ नहीं बना पाए थे। और आप देख सकते हैं पितृधार के पिछली तरफ का ये रास्ता है, आते समय का ये दृश्य है। चारों ओर हरियाली, चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य, जहाँ जहाँ तक नज़र जाए बस हरियाली ही हरियाली आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं वृक्ष, देवदार के वृक्ष दूर दूर दिख रहे हैं। उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के वृक्षों को देखना संभव नहीं है। सिर्फ चारों ओर हरी घास आपको नज़र आ रही है। और दर्शन के पश्चात सभी लोग अपनी थकावट को भूल चुके हैं और बड़े जोश के साथ वापसी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ता आप देख सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित मार्ग है। हाँ, फिसलन का भय बरसात में यहाँ अवश्य रहता है, तो इसलिए आप जो जूते आप यात्रा के दौरान पहने
उनमें अच्छी ग्रिप हो, इसका विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। ये देख सकते हैं आप, मार्ग काफ़ी बेहतर स्थिति में मार्ग है और आग लगे चाहे बस बड़े जोश के साथ हमारे साथी वापसी की ओर प्रस्थान करते हुए काफ़ी जोश इनके अंदर दिखाई दे रहा है। और साथ में जहाँ भी कबाड़ किया हुआ है उसे सभी साथी उठा उठा कर वापसी की ओर ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो मार्ग काफ़ी सीधा मार्ग है, बहुत हल्की सी चढ़ाई या उतराई है। ये पनार से पूर्व का मार्ग है। जो साथी यहाँ आते हैं अपने नाम को इन चट्टानों पर लिख जाते हैं ताकि यादगारी रहे। आप देख सकते हैं हम पनार के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो नीचे आपको पनार नज़र आ रहा है। पनार के ऊंची चोटी से हम इस वीडियोग्राफी को अभी कर रहे हैं और देखिए बेहतरीन नज़ारा चारों ओर। नीचे सामने पनार बुग्याल नज़र आ रहा है, जो कि कल रात फॉग थी इसलिए साफ नज़र नहीं आया, पर अभी आप देख सकते हैं क्या सौंदर्य है चारों ओर। और देवदार के वृक्ष ही नज़र आ रहे हैं काफ़ी दूर दूर वो भी। बाकी आप देख सकते हैं चारों ओर हरी मखमली घास का मैदान आपको दिख रहा है। जहाँ देखो वहाँ मखमली घास और मखमली घास ही नज़र आ रही है। बड़ी शांति से आप सुनिए, चारों ओर पक्षियों की आवाज़ आ रही है। कहाँ से आया? चारों तरफ पक्षी आप चहचहा रहे हैं। कहाँ? इसको सुनने का प्रयास आप करिए। बहुत अच्छा काम किया भैया। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये पनार और रुद्रनाथ के बीच का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमको ठीक सामने अनसुया देवी के दर्शन भी हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन वीडियो अच्छी बन रही है इसकी। कहने का अर्थ है कि अनसुया देवी के दर्शन भी यहाँ से होते हैं। अभी फॉग छाया हुआ है तो इसलिए दूर तक देखना संभव नहीं है। अगर आगे जाते हुए संभव हो पाया तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस स्थान से अनसुया देवी के दर्शन भी यहाँ से हो जाते हैं।
ये सफेद बुरांश है ना। बरसात होने लग गई है, बरसात। हरिओम हरिओम। कितने और के ऐसे भीड़ भाड़ वहाँ अभी आज नहीं है। कम है वहाँ आज। आज कम है ना। हाँ 20-25-30 लोग होंगे बस। अच्छा हाँ आप पहली बार जा रहे थे क्या? ना दूसरी तीसरी। अच्छा ठीक है भैया जी। ओके ओके भैया। हम वापसी में अब फिर पनार पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं पनार के बेहतरीन नज़ारे को। चारों ओर हरियाली और पनार बुग्याल लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बेहतरीन बुग्याल। और आप देख सकते हैं इस समय क्या आनंददायक नज़ारा, और भेड़ें चर रही हैं नीचे। आप देख सकते हैं ये भेड़ें हमको कल भी दिखाई दी थी पनार से नीचे की तरफ, आज ये पनार बुग्याल में चर रही है। यहीं से कुछ नीचे दूरी पर अगर हम दूसरे मार्ग से चलें तो 5 किलोमीटर दूरी पर तोली ताल भी नज़र आता है। अभी बादल छाने के कारण वो तोली ताल नज़र नहीं आ रहा है, वरना पनार से तोली ताल साफ नज़र आता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर है
और बेहतरीन नज़ारा वहाँ का भी है। जो लोग यहाँ आए अवश्य तोलीताल भी घूमने जाएं। और आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और लगभग पुंग बुग्याल से आज हम चले हैं और इस समय थोड़ा सा शॉर्टकट है यहाँ जो पे, प्रतीक्षालय आप चाहें तो ले सकते हैं। था उसके ठीक ऊपर से अभी हम हैं और यहाँ से मेरा ख्याल आधे से 1 घंटे में है हम सक्गर गांव पहुँच जाएंगे, जहाँ से कि परसों सवेरे हमने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था। आप देख सकते हैं बरसात काफ़ी हुई है कल रात, जिस कारण रास्ते में फिसलन काफ़ी अधिक है और पेड़ों से अभी तक भी पानी टपक रहा है। तो यह दर्शाता है रात काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश हुई है और आप देख सकते हैं बड़े ही जोश खरोश के साथ, क्योंकि अभी आज सुबह सुबह हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है। तो सभी के भीतर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 1 घंटे के भीतर अब हम अपने घरों पर होंगे, अपने अपने गंतव्य पर होंगे। और आप देख सकते हैं कि चारों ओर हरियाली। और ये देखिए, यह है डॉक्टर अर्जुन नेगी, डॉक्टर मुकेश रावत, डॉक्टर तुषार कंडारी, इसके पश्चात डॉक्टर अशोक पाठक, आप ये देख सकते हैं ये कुलदीप जोशी, और ये सबसे छोटे नन्हे मुन्ने गोपी, और ये तुषार के ब्रदर हैं। हम 7 ये लोग हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम 8 लोगों ने इस यात्रा को अब पूर्ण लगभग कर लिया है और बाँच के वृक्षों से, बाँच के जंगल से अब हम नीचे की ओर उतराई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ से क्या बेहतरीन नज़ारा, सक्गर, देवलधार, वाड़, सभी गांव यहाँ से नज़र आ रहे हैं और लगभग सड़क नीचे नज़र आ रही है। तो लगभग हमने अपनी यात्रा का समापन कर लिया है। यार क्या आदमी वीडियो बना रहा हूँ उधर से। पलटो एक एक करके नीचे से। हो गया तुम्हारा काम, चलो। शर्मा के बात हो गई, भंडारी हो गए, भंडारी हो गए, हो गए भंडारी हो गए, मेरे 1000 में आ गए हो, शुक्ला के भी हो गए मेरी काम।
और आप देख सकते हैं हम वापसी प्रतीक्षालय पर आ चुके हैं, जो कि सक्गर गांव के ठीक ऊपर से यह प्रतीक्षालय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ साथी जो कि अब अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। ऊपर की ओर उन्हें जाना है और हम अपनी यात्रा को समाप्त कर चुके हैं। और यहाँ से जो ये स्थान है, पूरा का पूरा मार्ग सीमेंटेड है, आरसीसी मार्ग है। तो अब यहाँ से ज़्यादा असुविधा हमें नहीं होनी है, किंतु 2 दिन से हम लगातार चल रहे हैं, इसलिए सभी के पाँवों पर काफ़ी अधिक मात्रा में दर्द हो रहा है। इसलिए थोड़ा मुश्किल तो हो ही रहा है चलने में। तो आप देख सकते हैं चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य को आप देख सकते हैं। राजू भाई और बताओ, कहीं कोई नहीं कर रहा था। कब आ रहे हो? गया उसके पीछे ये सक्गर गांव के ठीक ऊपर का स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रास्ता सक्गर गांव से आकर मिल रहा है और एक रास्ता सक्गर गांव के जंगल से होते हुए सक्गर गांव से मात्र 200 मीटर आगे से ये रास्ता आता है। तो 2 रास्ते यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ से आगे एक रास्ता जा रहा है। तो कोरोना की वजह से सक्गर गांव के लोग अपने गांव से लोगों को मना कर रहे हैं आने के लिए, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सही भी है। तो इसलिए वो जो ये 200 मीटर आगे से रास्ता है, जहाँ की वन विभाग की चौकी है, वहाँ से ऊपर को ये रास्ता जाता है। वहाँ से हम लोग चढ़े थे और अब वहीं से हम लोग नीचे को उतरने वाले हैं अब से थोड़ी देर बाद में। दो 2,35,000 रुपये। हाँ तो वो 3 लाख 3.25 लाख का होंगे। 2,14 से 2,20 और इसी के साथ हमारी यात्रा का समापन, और हम सड़क पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम अब मोटर वाहन से आगे की ओर जाएंगे। प्रोफेसर बनाया उसको तो 5 साल और बढ़ेगी। इस आशा के साथ कि अगले वर्ष फिर किसी मित्र के साथ, किन्हीं मित्रों के साथ इस यात्रा का मैं पुनः आनंद लूँगा, और उन मित्रों में आप भी हो सकते हैं। यात्रा का समापन आप लोगों ने हमें देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस को आगे पाने के लिए चैनल को आप लोगों से निवेदन है कि अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अपनी प्रत्येक यात्रा का वर्णन आप तक पहुंचा सकें आपकी भाषा में।